तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। राजू नयन जी जुड़ चुके हैं, नितिन कुमार जी, कृष्णा चौहान जी, आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी शक्ति दे और आपको जो भी कष्ट हैं आपके जीवन में उसको सामना करने के लिए सामर्थ्य दे और आप सफलता के करीब पहुंच पाएं। ये सब नवरात्रि के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और आप सभी का मंगल हो, समाज का कल्याण हो। इन्हीं आशा और अपेक्षा और शुभकामनाओं के साथ जो है माता जी से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी साथियों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए वो जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो 9 रूपी जो दुर्गा माता उनके लिए एक श्रद्धा के साथ कृपा पाने के लिए जो नवरात्रि का इस मंगल जो समय है उसके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी मनोकामना उनकी पूरी करे और माता जी जो है हाथी पर सवार होके सभी के अगले आशीर्वाद देने के लिए आए और सबके जीवन में मंगल हो। तो कहते हैं ना कि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो नवरात्रि के लिए जो माँ की जो नजरें हैं सब पर आशीर्वाद स्वरूप बरसे, सबके घर में खुशहाली आए और सबकी छवि निराली हो। इसी कामना के साथ आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिए फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है ना राजू नयन जी। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया ना। हाँ सर, बिल्कुल सर। शुरू हो होगा गया। क्या, ये फेस्टिवल सीजन जो है पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान का आकर्षण थोड़ा कम कर देता है। क्यों? मार्केट में जो है कई जो हैं पूरा हमारे हिंदू सब में जो संस्कृति है उसमें ये देखा जाता है कि पूरे साल भर में इसी समय का इंतजार होता है। बराबर है ना राजू जी? सर। कोई भी शुभ कार्य करना हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, उपभोक्ता श्रेणी की करना है, घर की सफाई करनी है, नए कपड़े खरीदने हैं, नए सब चीज जो भी करना है इसी समय का इंतजार होता है। तो इसीलिए ये जो समय होता है कितनी जल्दी गुजर जाएगा, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो 3 महीना है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये दिवाली तक के कैसे चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बराबर है राजू जी? बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है सर। अब वो देखिए कि इसी समय भी हमको वो आधा घंटा और 50 मिनट या 1 घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा किसी भी कारण से। आपको अपने जो आदत है वो बनाना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, या जो आपने शेड्यूल बनाया है या 1 घंटा मेरे को पढ़ाई पर देना है, मन लगे चाहे न लगे मन को वहां पर खींच के लाना है। तभी आप जो है एक सबकॉन्शियस माइंड तक ले जा पाएंगे। आज के सेशन में हम स्टेट बैंक के बारे में बात करेंगे, एक बड़ा बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक। और इस बैंक के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि बैंक कैसा परफॉर्म किया है 31 मार्च 2022 को, इसके बिजनेस फिगर क्या हैं। तो सबसे पहले अगर स्टेट बैंक को जानने से पहले हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर स्टेट बैंक के जुड़े हैं लेकिन आज नहीं जुड़ पाए हैं। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग उनको देखने के लिए मिल जाएगा। तो धर्मराज जी हैं यहाँ पर, जेबी गिरी जी हैं, राजू नयन जी हैं, मुकेश जी हैं, कृष्णा चौहान जी हैं। तो आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिजनेस देखिए धर्मराज जी, आवाज आ रही है मेरी? टॉप 10 बैंक्स एज पर देयर बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2022। तो आज हम लोग बात ठीक। करते करते पढ़ेंगे। हाँ धर्मराज जी। जी सर। आपका कौन सा ये बैंक है? सर, पीएनबी सर। पंजाब नेशनल बैंक, वाह। तो हमारे राजीव नयन जी ताली बजा देंगे, हमारे देखो धर्मराज जी के लिए ताली बजा दीजिए। मतलब क्या बिजनेस है, मतलब सेकंड नंबर में है अगर नेशनलाइज बैंकों में देखेंगे। और अगर स्टेट बैंक को अलग कर दें तो पहले नंबर में है धर्मराज जी, है ना? यस यस सर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिजनेस फिगर देखो, 68,70,205 करोड़। मतलब ये 3 बैंकों को मिलाएंगे तो भी नहीं, 4 बैंकों चार को। बाइक, चार बाइक मिलाना पड़ेगा सर। हाँ, तो आज बातों ही बातों में सीखेंगे, अपने अपने शब्दों के साथ सीखेंगे। क्योंकि कम साथी हैं तो आप लोग साथ करते चर्चा करते करते एक इंटरेक्टिव सेशन बनाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। अब राजू, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2 बार रिपीट हो गया सर। मेरे ख्याल यूनियन से बैंक ऑफ यूनाइटेड इंडिया नहीं, बैंक ये ऑफ नीचे इंडिया। नीचे वाला बैंक ऑफ इंडिया है एक्चुअल में, है ना? जी। नीचे वाला
वो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक बोल रहे हैं, 2 बार रिपीट हो गया क्या? फिगर तो अलग है ना? जी। तो ये ना, हाँ, ये ऐसा, फिगर अलग है सर, फिगर अलग है। ये जो है ऐसा है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। अब हम इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पर वो बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फिगर मैं यहाँ बता रहा था कि स्टेट बैंक का बिजनेस कितना है, देख लीजिए स्टेट बैंक का बिजनेस फिगर कितना है ना राजू नारायण जी, अभी आपको दिखाया था। स्टेट बैंक का जो बिजनेस फिगर है वो है 68,70,205 करोड़। बाप रे बाप रे, है ना? कोई नहीं है टक्कर में सर। है, कोई कोई नहीं है टक्कर में भैया, ये चार देखिए। बैंक मर्ज करना पड़ेगा सर। है, 4 बैंक मर्ज करना पड़ेगा उसको काटने के लिए। क्या कमाल का बिजनेस है आज, मतलब एक एक उसमें मूलभूत चीजें सीखने मिलेगा आपको, इसका बैलेंस शीट जब पढ़ेंगे ना स्टेट बैंक का भी आज के सेशन में, तो कहाँ कहाँ क्या क्या कारोबार करता है अगर देखते रहेंगे तो देखिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने परफॉर्म किया 19,31,322 करोड़, मतलब 20 लाख के आसपास ये पंजाब नेशनल बैंक का है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का 18,64,059 करोड़, और ये फिगर जो है हम 31 मार्च 2022 का डिस्कस कर रहे हैं। केनरा बैंक का 18,27,556 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है 17,48,800 करोड़, और बैंक ऑफ इंडिया का 10,84,910, इंडियन बैंक का 10,09,242, सेंट्रल बैंक का 5,32,404, इंडियन ओवरसीज बैंक का जो है 4,17,960, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 3,37,534। तो ये टॉप 10 ब्रांचेस जो है बैंक जो है उनके बिजनेस है। अब इसमें अपने अपने बैंक का आप बिजनेस फिगर देख लीजिए, वही डिपेंड किस पर है, उसी जनता पर उस जगह काम करता है, लेकिन थोड़ा डिपेंड करता है ब्रांचेस पर भी डिपेंड करता है कि आपके ब्रांचेस कितने हैं, कितनी जगह आपकी ब्रांचेस जो है कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, कितनी जगह को कर रहे हैं, ये सब पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर सब स्टेट बैंक पर चर्चा करेंगे। तो स्टेट बैंक की बात अगर हम करें तो स्टेट बैंक का जो बिजनेस है वो किस तरह से, देखिए स्टेट बैंक के कस्टमर कितने हैं, 50 करोड़ कस्टमर, वाह कमाल है। 50 करोड़ कस्टमर। राजू जी आपके ब्रांच में कितने कस्टमर होंगे, आपके ब्रांच की बात? हम्म हमारे ब्रांच में सर 7,000 कस्टमर। 7,000, 10,000 मान लेते हैं, चलो 10,000 मान जी लेते हैं। जी। और वैसे आपके बैंक की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं? 442 सर। तो 10,000 मान लें, है ना? तो 400, तो उसमें कितना होगा, है 40 लाख कस्टमर हो गए। 40 लाख, और यहाँ पर देखिए 46,77 करोड़, 50 करोड़ लगभग कस्टमर, बताइए हैं, अभी हो गए होंगे, हमारे बोलते तक बढ़ गए होंगे अब। है ना? अतुल प्रताप जी, कैसे हैं आप? बहुत ही शानदार है, ऐसे आया करो ना। हाँ हाँ, आप थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं सर। समय निकालिए, आधा घंटा क्या करना है आपने? हम्म। हाँ? चौपाटी पे नहीं, बात बिल्कुल करना है, वैसे बिल्कुल। टाइप को बात करना है, बात करते करते एक एक अभी, घंटे करते हैं। अरे अभी ट्रांसफर ट्रांसफर की लिस्ट आ गई है, तो ट्रांसफर के लिए मेरा हो गया है ट्रांसफर मेरा। तो अच्छा। उसके लिए अब पुरानी ब्रांच में जहाँ है तो वहाँ का जो काम फैला है वो सब समेटने में लगे हैं, तो लेट नाइट आते हैं। अच्छा, हाँ। ओके, कोई बात नहीं। तो ये तो है ही है। तो आप अच्छा कर रहे हैं कि जो काम आपने लिया है उसको क्लियर करके जाएं, क्योंकि नया आने वाला को 3 महीना और लग जाएगा, है ना, वो जी थोड़ा बिल्कुल। फैल जाएगा। और तो अच्छी जी सोच चलिए। है आपकी, तो हम इसकी आपकी अप्रिशिएट करते हैं कि जितना हो सके उसको ना डिस्पोज कर दीजिए, इसको बोलते हैं डिस्पोजल, मतलब भाई जो बिल्कुल करने लायक है कर इसलिए। दीजिए, जो रिजेक्ट हम्म। करने लायक है रिजेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाला आएगा तो एट पार काम करे जो भी है बस, हाँ प्रेजेंट। बस वही। नहीं तो क्या होगा कि जब तक व्यक्ति रहता है उसकी तारीफ होती है, उसके जाने के बाद अरे क्या बताएं, ये अतुल साहब वही तो गड़बड़ करके गए, सब सब वही तो है ये सर, तो वो तो अभी पिछले महीने ये तो प्रपोजल दिया होगा या पिछले हफ्ते ही दिया होगा, बोलेगा अरे सर 1 साल से चक्कर लगाए सर, मेरे तो चप्पल जूते घिस गए। तो ऐसा मैंने भी देखा है कि ऐसा बोलते हैं कि जूते घिस गए, तो हमने वो एफओ को बोला भाई इसको जो नया जूता दिला दे भाई, जल्दी जा दुकान से नया जूता। इसको बोलते सेंस ऑफ ह्यूमर। और सही में नए जूते दिलाए एक कस्टमर को, उसने बोला कि सर साल भर से हमको हमारे जूते खराब हो गए, तो हमने पहले बोला राजू जी जाओ जरा इनको जरा जूते दिला दो। राजू भी आज्ञाकारी था, वो चला गया जूते दिला दिया, अपने लिए भी जूते खरीद लिए, बिल हमको दे दिया। फिर तो मेरा कहने का ये है कि चर्चा करते करते हम लोग जो है इसको सीखेंगे। 46,77 करोड़ जो है कस्टमर है, लगभग 50 करोड़, और बोलते बोलते बढ़ भी गए होंगे।
और ब्रांचेस इनके देखिए 22,266 ब्रांचेस हैं। और बीसी आउटलेट ये देखिए 68,016। क्या बीसी आउटलेट है यार, कितने खाते खोल लेते होंगे ये। अगर एक बीसी आउटलेट एक खाता एक दिन में खोलता होगा ना अतुल जी, 68,000 तो वैसे ही हो गए। मतलब मैं एक ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि एक बीसी तो खाली नहीं बैठता होगा यार कि अगर कुछ भी न करेगा तो उसका दिन कैसे गुजरेगा। वो तो कुछ ना कुछ दो तीन खाते तो खोल ही देता होगा खोज खाज के, है ना। सही है, सही है। तो ये बीसी आउटलेट 68,000 और ये जो 22,000 जो 266 हैं, 22,266 शाखाएं हैं, यहाँ भी तो फुटफॉल है ना। लोग आ रहे हैं। जब आप अपने ग्रामीण बैंक को देखते हैं और अपने आसपास के बैंकों को देखते हैं, वहां पर कितनी भीड़ रहती है। ये देखो इनको 9:30 बज जाता है अतुल जी को आते आते। कितने लोग आते होंगे अतुल जी एक दिन में कस्टमर? हाँ, लगभग 200 लोग शायद। 200 लोग आ जाते हैं बराबर। 200 लोग आते हैं। उनमें से नए कस्टमर कितने होते हैं? नए कस्टमर क्योंकि 200 में से मुझे लगता है कि 190 या 180 तो पुराने कस्टमर होंगे। 10 या एग्जिस्टिंग, बिल्कुल। 5%। बिल्कुल। हाँ हाँ। 5% जो है नए होते हैं। अब वो नए में हमको क्या बिजनेस में कन्वर्ट करने में थोड़ा पहले 2% कन्वर्ट कर पाते हैं, 3% को भगा देते हैं। जी। भगा देते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो भाई चले जाने नहीं करते हैं, मतलब उनसे संपर्क मतलब कोई कम ना हो जाए। कोई, हाँ बिल्कुल। उसकी आशा अपेक्षाओं को समझ नहीं पाते हैं तो बेचारा बोलता है कि चलो ठीक है कल आऊंगा, बोलता है सर कल आता हूँ सर, अब कल आता ही नहीं है वो। तो जब जब बिजी होते हैं तब ऐसा होता है, तब जब ऐसा बहुत हो, ज्यादा काम होता है, आउटपुट होता है, तब ऐसा हो जाता है। बराबर है। तो यहाँ पर ये 22,000 जो शाखाएं हैं ये भी परफॉर्म कर रही हैं। और ये आउटलेट देखिए बीसी आउटलेट 68,016। क्या कमाल का है, मतलब इनके तो 1 लाख ब्रांच हो गए थे, 70 और 30 मान रहे हैं तो 1 लाख तो आउटलेट ही हो 25 गए हैं? हाँ। 1 लाख आउटलेट तो ये तो होगा ही ना। 68,70,000 करोड़ का कारोबार। और आने वाले मार्च 23 में पता नहीं कितना चला जाएगा, वो 80 लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा। शेयर ट्रांजेक्शन इनका देखिए अल्टरनेटिव चैनल में इन्होंने कितना परसेंट ग्रोथ कर लिया। 100 में से 95% इन्होंने अल्टरनेट चैनल पे ट्रांजेक्शन किया है। ये कितना बड़ी बात है बताइए। इसका इसका रीजन क्या है? इन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है। जगह जगह सबसे ज्यादा एटीएम किसके मिलेंगे? इन्हीं के मिलेंगे। सबसे ज्यादा आउटलेट्स इन्हीं के मिलेंगे। तो ये इसलिए ट्रांजेक्शन अल्टरनेट चैनल से कर दिया क्योंकि 68,016 तो ये बीसी हैं, सब ट्रांजेक्शन बीसी लोग कर देते होंगे, है ना। और एटीएम देखिए 65,030 तो एटीएम है। ब्रांचेस हैं 20,000। एक ब्रांच के पीछे तीन तीन मान लें, 3 एटीएम एक ब्रांच के पीछे। बिल्कुल। बताओ एक एटीएम। 82 86 एक ब्रांच पे 3 और ATM। ये 24/7 काम कर रहे हैं। 24/7। हम्म। और ये बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, बताओ क्यों? हमारे और आपके बैंक के कस्टमर भी यहीं जाके स्टेट बैंक से निकालते हैं तो हमको अच्छा, हाँ करना पड़ता हाँ। है ना। सही है, नेटवर्क सही तो है। तगड़ा है तो उनका प्रॉफिटेबल है। तो ये एक स्ट्रेंथ है अपने बैंक का, उनके स्ट्रेंथ है स्टेट बैंक का कि लगभग 1 लाख ब्रांचेस, 22,266 बीसी आउटलेट, 68,000 मिला के 68,000। देखो ये याद रखने के लिए 68,000 बीसी हैं और इनका बिजनेस भी देखिए कितना है, 68,70,205 करोड़ का बिजनेस है। और ये इतना बड़ा बिजनेस करते हैं इतने ब्रांचेस के माध्यम से। और इनकी अगर हम सब्सिडरीज देखेंगे, सब्सिडरीज कितने हैं देखिए सब्सिडरीज। एसबीआई कैपिटल मार्केट, एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई फाउंडेशन, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड, एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। क्या बचा है भैया, क्या बचा है बताओ? एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इसमें इनके जो परसेंटेज दिख रहे हैं ये कैपिटल शेयर पैटर्न है। इनका शेयर होगा, शेयर हाँ, होगा। शेयर पैटर्न है। एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज, सिक्योरिटी भी है, मतलब उनको सारी चीजें वो अपना बना गया। एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, है ना। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट, ये जो जॉइंट वेंचर है ना उनका है ओमान के साथ, सी एज टेक्नोलॉजी के साथ। फिर जो जो जहां जहां काम लगना है, जितनी जरूरतें हैं, मतलब एक मॉल के अंदर सब मिल जाता है ना, उसी तरह का कारोबार है इनका। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एसबीआई ये क्या है? ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। एसबीआई
मैक्यूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। वाह, इतने ज्वाइंट वेंचर हैं देखिए, हैं इनकी सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर। इन्होंने क्या कमाल का, मतलब कस्टमर को कितना बांध के रखा है। और अगर हम फिर इसमें बात करें कि इनके ओवरसीज सब्सिडरीज, इनके विदेश में भी ना 227 जगह, मतलब इनके सब्सिडरीज एसोसिएट्स के ऑफिसेज हैं ओवरसीज में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ओवरसीज सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर है देखिए, एसबीआई कनाडा, एसबीआई ये कोलंबिया, एसबीआई यूके, एसबीआई ये क्या है, बोत्सवाना। बोल्सवाना है। बोत्सवाना। हाँ, बोत्सवाना है। फिर यहाँ पर पीटी बैंक, एसबीआई, एसबीआई मॉरिशस, अरे कमाल का है जी, इतनी जगह आपकी जी। बैंक ऑफ भूटान, नेपाल, कॉमर्शियल इंडो बैंक, है ना। तो इतने सारे जगह में इनके जो है ब्रांचेस हैं। अब अगर हम इसको इस तरीके से बिजनेस वाइज देखेंगे, तो बिजनेस वाइज ग्रोथ देखिए, इनका ग्रोथ देखिए। डिपॉजिट में इनका ग्रोथ है 10% का, राजू जी, 10% का ग्रोथ है डिपॉजिट में। 10% का ग्रोथ है। और इनके वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना है, मतलब 40,50,534 का 10% बढ़ गया तो 5 लाख करोड़ तो ऐसे ही बढ़ जाएगा डिपॉजिट। ये हुआ कमाल का ग्रोथ, है ना। ये किस लिए हुआ अतुल जी ग्रोथ ऐसा? क्योंकि ये सरकार का प्रतिनिधि बैंक है। सरकार बजट बढ़ा बिल्कुल। देती है और पूरा पैसा चला जाता है स्टेट बैंक के पास पहले। फिर थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है जगह जगह चेंज होता है, लेकिन मैक्सिमम पहले तो ट्रेजरी वगैरह के माध्यम से इन्हीं को चला जाता है। अब हाँ। सोच, डिपॉजिट में ही 10% का ग्रोथ है, 5 लाख करोड़ तो डिपॉजिट ही बढ़ जाएगा। और एडवांसेस में भी टक्कर के है, देखो टक्कर का है ग्रोथ देखिए, 12% का ग्रोथ है, 11.61%। हम्म। तो यहाँ पर ये 40 लाख और 51,534 का ये जो है डिपॉजिट है पब्लिक का। और उसमें से 28,18,000, यहाँ पर 27 इसलिए दिख रहा है क्योंकि नेट एडवांसेस है। ये 28 लाख का, मतलब ये अच्छा स्टैंड अच्छा। का है। एक्चुअल में ये 28,18,000 है, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो 68,70,000 होगा। तो ये ग्रोथ भी देखिए 11.61 का ग्रोथ एडवांसेस में कितना होता है यार, 11 का ग्रोथ, 11 ग्रोथ। आप अपना अपना बैलेंस शीट को देख लीजिएगा और रेशियो में देख लीजिएगा डिपॉजिट। फिर तभी आप अपने स्टेट बैंक में जो काम करता है ना अतुल जी, वो दोस्त से पूछिएगा, बोलेगा अरे बाप रे पूछो मत, वो हाँ। बात ही नहीं करता है। ये ग्रोथ ऐसे रहता है क्योंकि पब्लिक जो है उनमें क्या है ना, उनमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। कई जगह तो ऐसी पता होता है स्टेट बैंक मतलब बैंक है, बाकी बैंक बैंक नहीं है, ऐसे लगता है कई जगह। हाँ हाँ, ये भी सही है। पब्लिक पब्लिक में भी ये है सर। हाँ, जैसे कई जगह ना रहता है ना, जाना यार वो पंजाब नेशनल बैंक जाओ, वहां पर धर्मराज जी हैं, जल्दी खाता खोल देंगे, मेरा नाम ले लेना। तो बोलेगा प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक है सर, सरकारी बैंक तो यही है, बोले स्टेट बैंक है ना। हाँ, ये यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सबको हाँ प्राइवेट ही लोग अक्सर जानते हैं। हाँ। और वो यूको बैंक, क्या क्या मतलब, बैंक का बड़ौदा वरोडा बोल दोगे तो सब विदेशी बैंक है ऐसा करते हैं, वो तो गुजरात का बैंक है सर बोलते हैं। तो आप सोचो कि यहाँ पर ग्रोथ क्या है, इसका जो की पैरामीटर 10% का ग्रोथ है डिपॉजिट में, और 11% का ग्रोथ, 11.61% का ग्रोथ है लोन पोर्टफोलियो में। और अगर इनका सीडी रेशियो निकालो तो, है ना, राजू नैन जी कैलकुलेटर में सीडी रेशियो निकाल लो। इनका सीडी रेशियो क्या है, अगर हम एडवांसेस को जो है डिवाइड कर देंगे डिपॉजिट में से, तो आप उनको सीडी रेशियो मिल जाएगा। तो सीडी रेशियो देखो इनका कितना है, 70% है भाई, कमाल का है। कितना है, 70% है, 75 70%। पॉइंट कुछ होएगा सर। तो 70% सीडी रेशियो है। सीडी रेशियो अगर 60%, 60-40 का होना चाहिए, 60% से ऊपर है तो मतलब जो पैसे का हमारे पास पब्लिक ने दिया उसका सही यूज कर रहे हैं ये पैसे रखे रहोगे तो राजू जी क्या नुकसान होगा, खाली ब्याज दोगे ना। लेकिन ये जी पब्लिक को जी। लोन दोगे, सही पब्लिक को लोन दोगे, तो क्या होगा, उसमें जबरदस्त अर्निंग होगी, है ना, होगी ना। लेकिन उसके लिए आपके पास बारबर सिलेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ पोजीशन सब सही होना चाहिए, और सही बारबर सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा अतुल प्रताप जी वही शटर उठाते हैं, वही जाके खाता खोलते हैं, खाता खोलने में वहीं रुकना, वहीं पासबुक प्रिंट करना, वहीं रिकवरी करके आता है, तू थोड़ी देर रुकना है, मैं जरा रिकवरी करके आ रहा हूँ। फिर बोलते थोड़ी देर तू रुकना, ये मैं लोन मैं ही दूंगा। यही होता है सर।
यही होता है अब क्या? थोड़ा सा अब थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी, एक एक ऑफिसर मिल जाएगा। चलो बढ़िया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो। और ये जो बड़े बैंक हैं वहाँ पर एक सेटअप होता है, लोन देने वाला लोन करता है। जैसे नेशनलाइज बैंकों में हम देखते हैं कल्चर, वहाँ पर लोन के लिए अलग से एक रिटेल हब सेंटर बना हुआ है, रिटेल हब बना हुआ है। जैसे हमारा ब्रांच मैनेजर है अतुल प्रताप सिंह जी, ब्रांच मैनेजर है। तो इनका काम क्या होगा, सिर्फ कस्टमर का प्रोफाइल लेके रिटेल हब में देना है, और कई जगह इंस्पेक्शन करने के लिए बोलेगा, नहीं तो इंस्पेक्शन भी वही करते हैं। और तो हाँ। और ईएम भी वही करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी वही करेंगे, और अकाउंट भी वही क्रिएट कर देंगे, और डिसबर्समेंट जो है इनके एक ब्रांच से होगा। बताओ कितनी बड़ी बात है। तो इसमें क्या होगा, आपका पूरा फोकस बिजनेस में होगा, बिजनेस मोबिलाइज किए वहां डाल दिए, इसमें क्या होगा, गलतियां नहीं होंगी, और आपको चार्जशीट वगैरह भी नहीं मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ब्रांच में ना अब बहुत सारा काम करते हैं, कितना चीज देख पाएंगे, कोई रेशियो बदल बिल्कुल। गया रहता है, सिविल स्कोर बदल गया रहता है, ब्रांच में सर्कुलर ही नहीं पहुंच पाया तो कैसे करोगे। लेकिन जो रिटेल हब में रहते हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं, तो प्रोसेसिंग सेंटर में। तो इसकी वजह से इनका ग्रोथ और सस्टेनेबल क्रेडिट ग्रोथ होता है, जबरदस्त होता है। अब अगर तो नेट, हमारे यहाँ भी ले आए हैं हब वाला जो सिस्टम है, अच्छी बात है, वो लाना ही इम्प्लीमेंट चाहिए। किया है। हाँ। अगर आपको क्वालिटी सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए इंडस्ट्री में, अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, एक्सपर्टाइज लोगों को बिठाना ही पड़ेगा। देखो ब्रांच में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी एक्सपर्ट होंगे, और कई बार एक्सपर्ट होते हुए भी आपसे इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीपल काम कर रहे हैं। आपका काम क्या है अतुल जी, आपको ब्रांच में ग्राहकों से बात करना, प्लीजेंट वे से बात करना, पता करना कि उनके पास कितना बिजनेस है, और उस बिजनेस को लिंक करना अपने साथ। तो आप बात बिल्कुल। करेंगे इतना सारा पूरा टाइम, तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा ना 6 बजे तक मैं कुछ किया ही नहीं हाँ हाँ हाँ। है। 10 बजे गए, कुछ सोच के गए कि इतना इतना करूंगा, और पता चला 6 बज गया, अभी तक कुछ काम ही स्टार्ट नहीं किया। क्यों? वो क्योंकि तो आप, हो ही नहीं पाता, वो तो हो ही नहीं पाता जो सोच के जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका, राजू नैन जी, इनका ग्रोथ देखिए, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ 55% का ग्रोथ है भैया, कमाल का ग्रोथ है। 31,675.98 करोड़ नेट प्रॉफिट है इनका। अरे। नेट प्रॉफिट है 31,675 करोड़, मतलब 32,000 करोड़ का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, है ना। इसी इकतीस साल हजार 11,000 करोड़ बढ़ गया। इतना तो हाँ, सर कई बैंकों का सर, कई आरआरबी का बस कैपिटल भी नहीं होगा सर। नहीं होगा। दो कैपिटल तीन तो ठीक है, आरआरबी मिला देंगे तब होगा। तो ये कैपिटल नेट तो ठीक, बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस ही नहीं है, सही बिजनेस ही बात बोल नहीं रहे है सही। हैं, बिजनेस ही नहीं है। तो 31,675 करोड़ का जो है ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब बात करते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज, देखो प्रॉफिट बहुत हुआ है तो ये तो पूरा प्रोविजन कर देंगे, तो 100% प्रोविजन भी कर सकते हैं। भाई प्रॉफिट आ ये गया क्या तो, चीज, ये थोड़ा सा डिटेल में बता देना सर। हाँ डिटेल में परसेंटेज कितना था सर पिछले वाले स्लाइड में, थोड़ा सा सर। ये देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये है, मान लीजिए इनका प्रॉफिट बढ़ गया है यहाँ पर, है ना। प्रॉफिट जी 31,675, ये प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, कैपिटल में जुड़ जाता है, रिजर्व सरप्लस में जुड़ जाता है कैपिटल में। तो जब आपके पास कैपिटल आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो आप क्या करोगे, प्रोविजन कवरेज बढ़ा दोगे। प्रोविजन क्या होता है, जो हम लोन देते हैं और बैड हो जाते हैं लोन, तो वो डूबने के कगार में रहते हैं, तो उनमें प्रोविजन करते हैं। तो जैसे ग्रॉस एनपी बढ़ गया तो हम थोड़ा ज्यादा प्रोविजन कर देते हैं। मान लीजिए 20% का डूब रहा है, तो हम 40% प्रोविजन कर देते हैं कि भैया चलो पूरा भी डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं हमारा प्रॉफिट में। तो ये 90% का प्रोविजन किया हुआ है, 90% का प्रोविजन किया हुआ है, जबकि ये इसका मिनिमम 70% प्रोविजन होना ही होना चाहिए किसी भी बैंक के लिए, है ना। ये एक स्टैंडर्ड जो है 70% से कम नहीं होना चाहिए, 70% से ज़्यादा होना चाहिए, या 70% होना चाहिए। यहाँ तो इन लोग और ज़्यादा प्रोविजन किए हैं। आपने मतलब देखा होगा कि, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कई बैंकों में देखा होगा आपने, ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ है, लेकिन उनका नेट एनपीए 0 होता है। बताओ क्यों, पूरा प्रोविजन कर देते हैं 100%। मतलब पूरा लोन जो एनपीए है वो डूब भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं साहब, हमारा पूरा प्रोविजन कर दिए, तो नेट एनपीए 0 है। तो यहाँ पर अगर प्रोविजन इन्होंने ज्यादा कर दिया है, तो इसका मतलब है कि इनका एनपीए कम होगा, है ना, बराबर है ना अतुल जी, इनका एनपीए कम जी। होगा। मतलब ये दिखा सकते हैं, देखो हमारे अंदर मादा है, हम इतना एडवांसेस कर रहे हैं, अगर एनपीए खराब भी हो गया तो हमारे पास इतना कैपिटल है कि हम इसका प्रोविजन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आप देखते हैं ग्लोबल प्रेजेंस। हम्म। ग्लोबल प्रेजेंस में मैंने बताया था 227 पॉइंट्स हैं 30 कंट्री में, विदेश में
30 जो देशों में 227 पॉइंट है जिन पर हमने अभी चर्चा किया, आपने कनाडा पे कहाँ कहाँ है ना, ये मॉरिशस में और चाइना में, ये सारे ऑफिसेज हैं देखो हैं। तो ये 227 पॉइंट्स है, मतलब इनका कंट्री वाइज जो है ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत सबसे ज़्यादा है। सर ये कंट्री वाइज एम्प्लॉय हायर करते हैं सर कि यहीं से नहीं नहीं, भेजते हैं? यहाँ का ही बैंक का एम्प्लॉय जाता है वहाँ पर, जिस भी बैंक अच्छा, के, वहाँ जिस के भी लोगों को बैंक, हायर नहीं करते? ना ना ना, यहाँ का ही एम्प्लॉय वहाँ डेपुट करते हैं उस ब्रांच में। सपोज आपकी बैंक जो है विदेश में शाखाएं खोलेगी, तो वो एक प्रोसेस करेगी कि भाई कौन उसके लिए सक्षम अधिकारी होगा, आपका सिलेक्शन होगा तो आप वहाँ पर जाके उसका उद्घाटन करोगे, वहाँ पोस्टिंग रहोगे 4 साल 5 साल जो टेन्योर पूरा करके फिर आप यहाँ पर आओगे। हमारे में से जाते हैं सर, पंजाब में सर। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक से भी जाते हैं, है ना। जाते हैं। तो जो जहाँ जहाँ विदेश में शाखाएं हैं वहाँ पर जो है फॉरेन डेपुटेशन उनको मिलता है, तो वहाँ पर उन्हीं के करेंसी में भी पैसा मिलता है, उनको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है, रहने के लिए मिलता है, सारी चीज़ें फैमिली को जाने के लिए मिलता है, सब चीज़ वो तैयार रहता है। तो इनका जो है ये दूसरे देश में काम करते हैं, इसलिए थोड़ा उनको वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट भी मिलता है ना, एमबीसी से उनको अच्छा एक पास वगैरह भी मिला रहता है। क्यों? क्योंकि देखो दूसरे बैंक का जो ब्रांच है उनके देश में खुला है, तो उनको तो थोड़ा सपोर्ट करेंगे ना वो कंट्री जहाँ पर ये बैंक गए हुए हैं, है ना। तो ये ग्लोबल प्रेजेंस है। अब आप बात करते हैं एनपीए, जो अभी बात कर रहे थे ना अतुल जी, एनपीए की बात कर रहे थे। तो ग्रॉस एनपीए है 1,12,023 करोड़, है ना। अब इनका टोटल टोटल एडवांसेस कितना था राजू नयन जी? 28,18,000 करोड़। 28,18,000 या 28 लाख मान लेते हैं, 28 लाख करोड़ में से 1 लाख एनपीए है। क्या है जी 1 लाख है? 4% है, 4% से कम है। मतलब हाँ कमाल का कंट्रोल है यार इनका तो। कमाल का है ना। 28 बिल्कुल लाख सर। करोड़ का लोन दिए हैं, सोचो राजू जी, सोचने वाली बात, 28 लाख करोड़ का लोन दिए हैं। उसमें ग्रॉस एनपीए कितना है? ग्रॉस एनपीए का मतलब ये होता है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। ग्रॉस एनपीए भाई आपने 100 करोड़ लोन दिया, ठीक, और 100 करोड़ लोन दिया तो लोन पटा भी सकता है, नहीं भी पटा सकता है, खराब हो गया तो मान लीजिए 10 करोड़ खराब हो गए तो 10 करोड़ को ग्रॉस एनपीए बोलते हैं। उसके बाद अगर आप प्रोविजन कर देते हो तो प्रोविजन लेस करने के बाद वो होता है नेट एनपीए। तो यहाँ पर अच्छा देखिए ग्रॉस एनपी 1,12,000 करोड़, 1,12,023 करोड़ ग्रॉस एनपी है, और इनका एडवांसेस कितना है? 28,18,000 करोड़। मतलब कैसा एडवांस दिया होगा अतुल जी? हम्म। जबरदस्त दिए होंगे सर, सिलेक्शन ऑफ बोरोवर फर्स्ट क्लास होगा। सोचो यार, मतलब हर कोई इंसान पटा रहा है, मतलब ये बताओ कैसा, सब सैलरीड एम्प्लॉयड जितने हैं ना सबको पर्सनल लोन वर्सनल लोन होगा, आगे देखेंगे फिगर कैसे कैसे। तो आप सोचिए कि जो रिटेल सेगमेंट में इनका बहुत ज़्यादा होगा, और एग्रीकल्चर भी होगा, लेकिन इनका जो है बॉरोवर सिलेक्शन अच्छा होगा। ग्रॉस एनपीए 3.97%, ये जो है ग्रॉस एनपीए, ये 10% से ज़्यादा हो जाता है तब खतरा माना जाता है, ये तो बहुत कम है। नेट एनपीए देखिए 1.02%, 1.02% बिल्कुल नेट एनपीए है, मतलब प्रोविजन इनका बहुत ज़्यादा था, है ना, प्रोविजन ज़्यादा था, नेट एनपीए कम हो गया। और नेट एनपीए का तो ये बहुत ही अच्छा जो है इनका पार्ट है, क्योंकि नेट एनपीए 3% से ज़्यादा, 6% से ज़्यादा होने पर खतरा माना जाता है, तो ये तो 1% के है। वैसे पर्सनल लोन का सर रिस्क वेटेज कितना परसेंट होता है सर? 100% होता है। 100%? पर्सनल लोन का 100%, मतलब किसी को 100 रुपये पर्सनल लोन दिए तो 100 रुपये रिस्क है, तो उस 100 रुपये की एवज में आपको 11 रुपये कैपिटल रखना है, 11.5 रुपये। क्या होता है, आपने पर्सनल लोन दिया ना, ये क्या होता है, क्लीन लोन है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आपने 100 करोड़ पर्सनल लोन दिया, तो 100 करोड़ क्या हो गया राजू नैन जी? एडवांस हो रिस्क गया हो गया। सर। 100 करोड़ एडवांस हो गया, 100 करोड़ रिस्क भी हो गया, क्योंकि 100% रिस्क जी है। तो जी। 100 करोड़ पूरा रिस्क में है। तो बेसल क्या बोलता है, आपका जितना रिस्क है उसका 11.50% कैपिटल आपके पास पूंजी होना चाहिए। तो 100 करोड़ पर्सनल लोन बांटने के लिए 11.50 करोड़ कैपिटल होना चाहिए, ये बात कहता है। अलग से सर? अलग से नहीं, वही कैपिटल में, ऐसे सबको टोटल करोगे ना, जो जो एसेट है सबको टोटल करोगे, और उसके जी। बाद आपका बेसल है, तो इसकी इसका सीआरआर भी देखिएगा ना, इनका सीआरआर भी बहुत ज्यादा है। आगे हम्म, बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोविजन कवरेज रेशियो इनका है 90.20%, 90% प्रोविजन कवरेज रेशियो है।
अब बात करते हैं इनके एचआर प्रोफाइल पर, कितने लोग काम करते हैं। ये देखिए हमारे अतुल प्रताप जी एक ही जने काम करते हैं ना, यही सारा काम मल्टीपल रोल में करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑफिसर कितने हैं, 1,11,549 ऑफिसर, लगभग 1 लाख एसोसिएट्स हैं और 33,442 सब स्टाफ हैं, ऑर्डिनेट और अदर हैं गार्ड वगैरह, और टोटल स्टाफ है 2.5 लाख। वाह, कमाल हो गया। कितने, और इनकी ब्रांचेस कितने हैं? 22,000। 22,000। मतलब हर ब्रांच में एवरेज माने तो कितना, एक से ज्यादा है ना? 10 से ज्यादा 10 से ज्यादा हो गए सर। है। 10 से ज्यादा है। हैं? 11 के आसपास हो गए सर। हाँ हाँ हाँ। 11 10 से ज्यादा है ना। 22,226 शाखाएं हैं और ये लगभग 2.5 लाख इनके एम्प्लॉय हैं। अब ये तो 2.5 लाख ही तो एक नंबर वाले हैं, अभी जो 68,000 जो बीसी हैं, 68,000 उसको भी जोड़ दो तो कितना होगा, 3 लाख से ऊपर हो गए हैं। हम्म। तो इनका इस एचआर पोर्टफोलियो देखिए, ये लोग 2,44,250 लोग मिलके 22,226 शाखाओं से 68,016 बीसी पॉइंट से और लगभग 65,000 एटीएम के मिला के इन लोग 68,70,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, है ना। जिसमें से 40,53,000 करोड़ जो है वो डिपॉजिट है और 28,18,000 करोड़ जो है एडवांसेस है। और एनपीए जो है 1% है, नेट एनपीए, और ग्रॉस एनपीए 3.97% है 1 लाख करोड़ का। अब ये आता है स्पॉन्सर आरआरबी, ये देखिए, वाह, 14 आरआरबी को स्पॉन्सर करता है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को ये जो है ये एसोसिएट्स हैं, स्पॉन्सरशिप है। तो स्पॉन्सरशिप में कितना शेयर होता है राजू नैन जी, जो स्पॉन्सर? 35% सर। 35% होता 35%। है ना। तो ये देखो सब में 35% कैपिटल दिया हुआ है ना। तो 35% सब में कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पर। अगर हम आरआरबी की बात करें, जिनको स्पॉन्सर करता है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, इलाकिया देहाती बैंक, जहाँ पर अभी वो ज्यादातर कश्मीर में है, एक ब्रांच वाले को गोली मार दिए थे ना, है ना। जी जी। तो इलाकिया देहाती बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, ये इनके भी स्पॉन्सर हैं एसबीआई, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, अभी भी शायद रिजल्ट वगैरह निकला है अभी साथियों का, मेघालय रूरल बैंक, मिजोरम रूरल बैंक, नागालैंड रूरल बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। वाह, कमाल है। आपका भी है क्या राजू ने? मेरा है ना, मेरा हाँ, मध्यांचल 5 है ना। नंबर पे है अतुल ना जी का, सर। अतुल जी का है ना, मध्यांचल से है ना अतुल जी? हाँ सर। हाँ, मध्यांचल ग्रामीण बैंक से है, देखो। ये सब को सर अमलगमेशन कर देता अपने आप में तो और बड़ा बैंक हो जाता सर स्टेट बैंक। हाँ, तो कर भी सकता है, कभी भी कर सकता है। इनको सबको स्टेट बैंक का, अगर मान लीजिए आपका बोर्ड चेंज हो गया आपकी ब्रांच का, जो ये कौन सी ब्रांच में रहते हैं अतुल जी? मोहारी। हाँ, वहाँ अगर स्टेट बैंक का बोर्ड लग गया तो फिर तो कमाल हो जाएगा, फिर है ये वो एक्वायर कर लेगा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो स्पॉन्सर बैंक मतलब भाई वो आपको स्पॉन्सर किया, पूंजी प्रदान कर रहा है। तो पूंजी का जो पैटर्न होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देता है 50%, स्पॉन्सर बैंक देता है 35% और स्टेट गवर्नमेंट देता है 15%। ये स्पॉन्सरशिप इनका कैपिटल शेयर पैटर्न में होता है। तो इतने सारे बैंक स्पॉन्सर करते हैं, है ना, इतने सारे बैंक ये जो है। कपड़े कम किया। तो अब बात करते हैं यहाँ पर की बिजनेस, उनका जो की बिजनेस है, आप वो देखिए किस तरह का ग्रोथ इनको हुआ है, की बिजनेस एरिया ऑफ एसबीआई। अगर प्रॉफिट की बात करें तो मैंने बताया ना, प्रॉफिट 31,600, नेट प्रॉफिट है 31,671। और अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 1,20,708 इंटरेस्ट इनकम है, नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट से कमाई, इंटरेस्ट इनकम, और इंटरेस्ट से खर्चा, इनको घटा देंगे तो 1,20,000 करोड़ तो यही कमाए। समझ रहे राजू नैन जी? जितना डिपॉजिट पब्लिक का रखे हैं, कितना डिपॉजिट रखे हैं, 40,53,000 करोड़ का डिपॉजिट है। उस पर खर्चा जो हुआ और 28,18,000 करोड़ ये एडवांस दिए, तो एडवांस से जो इनकम हुआ और जो खर्चा हुआ इंटरेस्ट का, उसको घटा देंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम आता है, वो 1,20,000 करोड़ का इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट इनकम है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका, फिर प्रोविजन घटा देते हैं उसमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। फिर ये
नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनमें और अदर जो इनकम है उसको जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और खर्चा जोड़ देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो सबसे मेन कमाई क्या है अतुल जी? इंटरेस्ट मतलब इनकम क्या है बैंक का? मेन कमाई इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस में से फिर मेन खर्चा आता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, उसको घटा दिए तो नेट इंटरेस्ट इनकम आ गया। उसके बाद अदर इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम को जोड़ देंगे, और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो सैलरी वगैरह को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस ऑपरेटिंग जी। प्रॉफिट के बाद फिर आपका जो है प्रोविजन वगैरह घटा देंगे तो फिर नेट प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट है 31,676, जो 55% बढ़ा है। अब यहाँ पर क्रेडिट का कॉस्ट देखिए कम हुआ है, मतलब लोन देने में कॉस्ट कम हुआ है। क्यों कम हुआ होगा अतुल जी, है ना? क्यों कम हुआ होगा? लोन देने में खर्चा कम आया, क्रेडिट क्योंकि कॉस्ट। टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी यूज का किया इस्तेमाल उन्होंने। किया इन्होंने। इनका ना अभी एक बड़ा पॉपुलर हुआ है, क्या बोलते हैं, PAPL, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। हम्म, क्या PAPL? जैसे ये अतुल जी का खाता है ना SBI में, और उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है। अगर वो क्राइटेरिया मतलब देखेंगे कि उसमें जो कुछ पैसा आ रहा है तो जमा होते जा रहा है, पूरा पैसा नहीं निकल रहा है, या कुछ फ्रीक्वेंसी देख लेता है, उसके बाद तुरंत एक पॉपअप आएगा कि ये प्री अप्रूव पर्सनल लोन है, आप ले लो। तो वो क्लिक करते ही वहाँ विदाउट पेपर जो है वहाँ डिसबर्स हो जाता है 10 सेकंड में। तो उसकी वजह से जो है इनका कॉस्ट कम हुआ है। अगर हम नेट हम्म, NPA कम हुआ है, देखिए 1.02% है। प्रोविजन कवरेज रेशियो, कैपिटल एडुकेसी देखिए, ये CRAR जो बोलते हैं ना, ये 13.83% है। 13.83% मतलब है, जबकि इनको होना चाहिए 11.5 मिनिमम है। 11.5% मिनिमम होना चाहिए, लेकिन ये है 13.83, ये भी बहुत। 13.8 के। ग्रॉस एडवांस ये सही है, 28,18,671 ये ग्रॉस एडवांसेस है। ग्रॉस एडवांस 28,18,671, और टोटल डिपॉजिट जो है 40,51,534। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 68 लाख, ये 68 करोड़, 68,70,000 करोड़ का ये टोटल बिजनेस है। और इसमें देखिए ये जो 28 लाख जो मैं कह रहा था ना, जो इनका प्रॉफिट क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ रिटेल एडवांसेस कितने हैं, 10 लाख करोड़ का तो रिटेल एडवांसेस है, मतलब लगभग हाँ 40% से ज़्यादा, 45% ये है। तो रिटेल में क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा होता है। और रिटेल में क्या होता है, रिटेल एडवांसेस में NPA होने का कम खतरा रहता है, क्योंकि सैलरीड पर्सन जी, है, हाउसिंग सैलरीड पर्सन। है ना। तो पर्सनल लोन दे दिए, इनमें जो है NPA का कम जो रिस्क रहता है। तो इनका टोटल जो अगर बिजनेस देखेंगे तो 68,70,000 करोड़ है, डिपॉजिट 40,51,000 करोड़ है, एडवांसेस 28,18,000 करोड़ है, और इनका प्रॉफिट है 31,676 करोड़ है। और इनका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 13.83 है, 13.83% है। जबकि इनका मिनिमम जो होना चाहिए 11.50, ये भी अच्छा है। फिर इनका प्रोविजन रेशियो 70 होना चाहिए, 90 है, अच्छा है। हाँ अब देखिए जो मैं कह रहा था आपको, देखने वाली बात, रिटेल सेगमेंट में इनका देखिए, रिटेल सेगमेंट में 10 लाख करोड़ का जो है लोन दिया हुआ है रिटेल सेगमेंट में, और ग्रोथ भी कितना बढ़ रहा है, 15% का ग्रोथ है रिटेल सेगमेंट में। मतलब रिटेल सेगमेंट में तो ये कमाल कर दे रहे हैं रिटेल सेगमेंट। अभी तो दिवाली दशहरा में तक तो और छा जाएंगे इन लोग सब, है ना। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे SBI, ऐसा टाइप का हालत हो गया है। तो एग्रीकल्चर में 2,28,000 करोड़ है, SME में 3,05,000 करोड़ है, और कॉरपोरेट में 8,70,000 करोड़, और टोटल 24,06,761 करोड़ डोमेस्टिक एडवांसेस हैं। और फॉरेन में जो ब्रांचेस हैं वो मिला के 4,11,914 करोड़ देते हैं लोन, और ये मिला के 28,18,671 करोड़ का टोटल एडवांसेस का पोर्टफोलियो का बाइफर्केशन है। तो ये 28,18,000 का पोर्टफोलियो, और NPA तो देख लीजिए, NPA तो नहीं के बराबर है, 1,12,000 ही है ग्रॉस, और नेट NPA तो 1.02%। अब आप बात करते हैं कासा। कासा देखिए, कासा का परसेंटेज भी तो कमाल का है ना अतुल जी, पैंतालीस जी परसेंट सर। 50%। मतलब सोचो इनके पास डिपॉजिट कितना है, 40,51,000 करोड़ का डिपॉजिट है, उसमें 50% कासा है। मतलब ये तो गवर्नमेंट कितना, डिपॉजिट हाँ की वजह से सर। गवर्नमेंट डिपॉजिट की वजह से। तो कासा है तो उसका फायदा तो यही इन्हीं को मिलेगा ना, वो जो कासा में कम ब्याज दे रहे हैं उसी को ज्यादा डिप्लॉय कर दे रहे हैं, है ना। तो हाँ। डिप्लॉय करेंगे तो फिर वो ज्यादा और इंटरेस्ट। सैलरीड पर्सन है, वो नॉर्मल पैसा अपना यहीं तो रखते हैं। हाँ,
किसी को तनख्वाह लगी, तनख्वाह शुरू हुआ तो बोले सैलरी लेना तो स्टेट बैंक जाएगा, क्योंकि ट्रेजरी का चेक मिलता है पहला ना, तो स्टेट बैंक से ही करेंगे, क्योंकि वो ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पर कासा परसेंटेज ऑफ एसबीआई देखिए 45.28% है, मतलब ये इसलिए बहुत ज़्यादा है। हालांकि आप अपना देखिएगा तो 54% का कासा होगा आपका, लेकिन आपका 54% भी इसके आसपास नहीं है, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी तो देखिए, बिजनेस का वॉल्यूम कितना है, डिपॉजिट कितना है यहाँ पर 40 लाख करोड़, 40 हाँ लाख में से 45.28% तो कासा है, तो कितना फर्क पड़ गया आपको? बहुत फर्क। लेकिन सर इसमें गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सौतेलापन व्यवहार करती है, सारे पैसे सौतेलापन स्टेट नहीं, वो बैंक तो को। क्या है, गवर्नमेंट का प्रतिनिधि बैंक है, तो उनको जो है सीधा सीधा स्टेट बैंक में खाता खोलने का, कई खातों में तो उनको मैंडेटरी स्टेट बैंक में ही रखना रहता है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ लीड बैंक हैं वहाँ पर उनको गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा खाते देते हैं। और दूसरा जो है आपका पर्सनलाइज है, अधिकारी से आपकी अच्छी तालमेल हो गई, थोड़ा जान परिचय हो गया तो आपको दे देंगे, जैसे ये अतुल जी हैं जाएंगे बुलेट में, थोड़ा एक दो बार अच्छा परिचय हो गया तो उनको 10 करोड़ मिल जाता है, लो भाई 10 करोड़ गवर्नमेंट का संभालो खाते, है ना, स्टेट बैंक से थोड़ा निकाल के दे देंगे। और संबंध नहीं है अच्छा, आप कुछ आशा अपेक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आपसे नहीं देगा, ऐसा है। चलिए अब आप बात करते हैं नॉन इंटरेस्ट इनकम ऑफ एसबीआई। मतलब ये थोड़ा नॉन इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम 3.36 है, मतलब ये नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है कि जो लोन देते हैं, लोन इनका इनका डिपॉजिट में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना होगा डिपॉजिट में, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में देखिए एवरेज दिया है यहाँ पर 3.83 कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है। यील्ड ऑन एडवांस जो है 7.58 है। ये यील्ड ऑन एडवांस ऐसा है कि किसी को हम लोन 11% पे भी देते हैं, राजू जी बराबर है ना, किसी को ग्यारह बिल्कुल, परसेंट पे किसी भी लोन किसी देते को हैं, 6% पर भी किसी दे को रहे छः हैं। परसेंट पे भी देते हैं। और और एवरेज वो आ गया सर 7.5। एवरेज ये आ गया, यील्ड एंड एडवांस 7.58% हम लोन पे ब्याज हमारे सारे पोर्टफोलियो पे लाते हैं। अब ये जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये होता है किसी को हम 6% पे भी ब्याज देते हैं टर्म डिपॉजिट पे, किसी को 3% पे सेविंग पे, किसी को 4% पे, तो ये एवरेज 3.83 है। तो इनका जो माइनस हुआ ये 3.36 जो है ये आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है आपका 3.36 इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनका पोर्टफोलियो भी बहुत ही ज़्यादा है, इनका पोर्टफोलियो भी ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था इस स्लाइड के माध्यम से कि इन्होंने 28,18,000 करोड़ का एडवांस दिया। 28,18,000 एडवांसेस में इन्होंने इंटरेस्ट में जो कमाई करी ये लगभग 3 लाख करोड़ की कमाई करी, मतलब 2,75,457 करोड़ जो है एक साल भर में कमाया। कितना कमाया? 2,75,457 करोड़ कमाया। वहीं ये कितने पर कमाया? 28,18,000 जो 671 करोड़ का जो इनका एडवांसेस है उनमें 2,75,457 का इंटरेस्ट अर्न किया। और ये जो इंटरेस्ट अर्न होता है ये एक्चुअल में अर्न वाला होता है, जिसको बोलते हैं कि रियलाइज्ड इंटरेस्ट को भी इनकम माना जाता है। अगर मान लीजिए अतुल प्रताप जी लोन लिए हैं और ये ब्याज नहीं पटा पा रहे हैं तो वो ब्याज को वापस करना पड़ता है बैंक को, जो प्रॉफिट में ले गया उसको माइनस करना पड़ता है, मालूम है ना राजू नयन जी? फिर से रिपीट करिएगा सर। अगर जैसे अतुल जी को आपने लोन दिया, बराबर, कौन सा जी, लोन देना चाहते हो इनको देख के, पर्सनालिटी देख के कौन सा लोन देना चाहते हो? पर्सनल लोन दिए सर। पर्सनल लोन दिए 10 लाख दे दो, देख के वो थोड़ा, है ना, थोड़ा आसामी मोटा भाई टाइप का लगता है ना, थोड़ा पैसे वाला टाइप का लगता है। ऐसे भी सर प्रमोट हो गया ना सर, तब तो प्रमोशन इनको हो गए थोड़ा तो सा ये बढ़ा देखो ये के सही बात है, प्रमोशन हो गए तो 10 लाख बढ़ा दो, चलो 10 लाख दे दिए। अब 10 लाख रुपए जब इनको दिए तो आप ब्याज लोगे, है ना, हर महीने ब्याज लोगे ना, ब्याज डेबिट बिल्कुल। करोगे, ब्याज डेबिट करोगे, ब्याज डेबिट करोगे। मान लीजिए आपने 3 महीना ब्याज डेबिट कर दिया और वो ब्याज हो गया लगभग 30,000 40,000 ब्याज हो गया, लेकिन ये पैसा पटाना बंद कर दिया, लेकिन वो 30,000 जो डेबिट हुआ ब्याज वो कहाँ ले गए राजू नयन जी, कहाँ क्रेडिट हुआ वो? वो इनके अकाउंट में वो सर बढ़ जाएगा ना वो पैसा नहीं नहीं इनका। नहीं, इनके खाता से लेकिन ब्याज अपने डेबिट किया तो कहाँ गया वो, क्रेडिट कहाँ किया? अपने 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 लोन इनकम में हो लोन जाएगा ना वो क्रेडिट। बैंक के इनकम में क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट इनकम में क्रेडिट होगा, मतलब पीएनएल में क्रेडिट होगा, मतलब बैंक का इंटरेस्ट इनकम हुआ। लेकिन ये तो ब्याज पटाए ही नहीं, ये किस्त ही नहीं दिए, तो वो ब्याज जो पीएनएल में क्रेडिट हो गया बैंक का, गवर्नमेंट बोलती है वो एक्चुअल में इनकम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको हितग्राही ने नहीं दिया, लोनी ने नहीं पटाया, इसलिए वो आपका आय हो ही नहीं सकता।
अगर ये पटा देते हैं तब आय होगा, नहीं पटाते हैं तो आय नहीं जी। होगा, इसलिए वापस करो। फिर आप क्या करते हो, पीएनएल को डेबिट करते हो और यूआरआई कर देते हो। क्या करते हो, URI है। इंटरेस्ट कर देते हो, यूआरआई। तो वो 3 महीने का 30,000 रुपया ये अतुल जी जो है वो नहीं पटाए। तो नहीं पटाए तो क्या होगा, हम ऑलरेडी इनकम में बुक कर चुके थे लेकिन हमको वापस करना पड़ा क्योंकि खाता जो है डिफॉल्ट हो गया। तो जिस दिन डिफॉल्ट होता है, जो पीएनएल में जितना ब्याज ले गए हैं, जिसका पैसा नहीं दिए हैं, वो उसको वापस कर देते हैं। वापस करके हम यूआरआई रख देते हैं। तो अब सोचो, इंटरेस्ट इनकम मतलब 2,75,457 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रियलाइज्ड होगा। फिर खर्चा हुआ इंटरेस्ट इनकम में 1,54,000। तो नेट इंटरेस्ट इनकम हुआ 1,20,760। फिर नॉन इंटरेस्ट इनकम भी इनका बहुत ज्यादा है, देखो 40,564 का नॉन इंटरेस्ट इनकम है। 40,564 करोड़ का नॉन इंटरेस्ट इनकम है। अब ऑपरेटिंग इनकम जो है, फिर ये इसको जोड़ेंगे क्योंकि नॉन इंटरेस्ट इनकम मतलब कहाँ से आता है, अतुल जी बताइए। नॉन इंटरेस्ट इनकम, एक तो इंटरेस्ट इनकम है और इनकम कहाँ कहाँ से आता है बताइए। एसबीआई लाइफ सर, एसबीआई जनरल का कमीशन। हाँ बोलिए अतुल जी। एसबीआई लाइफ जनरल का कमीशन। हाँ, एक हाँ, होता जो है भी कमीशन मिलते हैं हमें, कमीशन मिलते हैं, ठीक है। और क्या इनकम होगा, प्रोसेसिंग चार्जेस रहते हैं, चार्जेस रहते पेंशन, हैं। गवर्नमेंट बिजनेस जो करते हैं उस पे भी कमीशन मिलता है सर। कमीशन। तो इसमें कितना आता है, कमीशन आता है, ब्रोकरेज आता है, सर्विस चार्जेस आते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज आता है, और जो जो आप चार्ज लगाते हो, जैसे विजिट में चार्ज जाते हो तो सरप्राइज इंस्पेक्शन चार्ज लगाते हैं, कमिटमेंट चार्ज लगाते हैं, पैनल जो आप सर्विस चार्जेस लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अदर इनकम आता है। फिर बैंक का इंश्योरेंस करते हैं। तो ये अदर इनकम को जोड़ेंगे तो 1,61,272 करोड़ का ऑपरेटिंग इनकम हुआ। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, 85,679, ये सैलरी है ना। सैलरी हो गया, बिजली बिल हो गया, स्टेशनरी हो गया, मतलब बिजनेस हाँ। को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो भी खर्चा है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। अतुल जी को जो सैलरी दे रहे हैं, ये सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 85,979। तो अब बचा कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 75,292। इसमें से प्रोविजन कर लिया इन्होंने 36,198 प्रोविजन कर दिया। 98। और एक्सेप्शनल आइटम्स, और कुछ एक्सेप्शनल आइटम स्टार में कहीं कुछ दिया है, वो 7,418। कुछ एक्सेप्शनल आइटम में क्या हो सकता है, कुछ होगा अभी जो सैलरी पे रिवीजन हो सकता है, उसके लिए कुछ जोड़ दिए होंगे कि भैया सैलरी बढ़ाना पड़ेगा, पेंशन, है। पेंशन प्रोविजन सर। पेंशन प्रोविजन होगा, कुछ होगा, ये स्टार में देखना पड़ेगा। तो ये 31,671 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट हुआ। 31,671 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। तो ये बड़ा प्रॉफिट है, इसको समझने के लिए ये इस तरह से मैंने बताया। तो इनका नेट प्रॉफिट है 31,676 करोड़, है ना, 31,676 करोड़। अगर एनपी लेवल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में 1,26,389 करोड़ का ग्रॉस एनपीए था, जो साल के अंत में 1,12,023 करोड़ का एनपीए बचा, मतलब कम हुआ, एनपीए रिड्यूस हुआ। तो एनपीए रिड्यूस हुआ है, और ये ग्रॉस एनपीए की बात हो रही है। ग्रॉस एनपीए इनका है 3.97% और नेट एनपीए 1.02%। और कैपिटल की बात करें, देखिए कैपिटल यहाँ पर ये 892 करोड़ का कैपिटल है। और ये रिजर्व प्लस सरप्लस कितना है, 3,06,96। रिजर्व प्लस सरप्लस मतलब जिसका उपयोग तत्काल में नहीं चाहिए, इतने आराम से रिजर्व में रखा हुआ है, रिजर्व फंड में रखा हुआ है। तो 3,04,696, कितना मजबूत बैलेंस शीट है, देखो कैपिटल में, है ना। तो 40,000, जो 40,51,000 डिपॉजिट है। फिर एडवांसेस 28,18,000 करोड़ का है। तो इस तरह का ये बैलेंस शीट है। और अगर हम इंटरेस्ट अर्न, ये तो हम देख चुके हैं इंटरेस्ट। अच्छा, ये एसबीआई ग्रुप फाइनेंशियल है। अदर ग्रुप का भी फाइनेंशियल अगर देखेंगे तो उनका भी नेट प्रॉफिट देखिए, अगर अदर सर कैपिटल कितना था उसका SBI का? 800, ये 3 लाख करोड़ है। ये 3,04,696 प्लस 892, ये दोनों मिला के कैपिटल होगा, लेकिन 892 करोड़ जो है ये कैपिटल है, प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस इनका 3,04,000। अच्छा 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 अच्छा, ये टोटल मिला के हो गया। और अच्छा, इनका जो कैपिटल होता है ना, इसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट का जो शेयर है कम है, इसलिए ये संख्या कम दिख रहा होगा, 892, 892। ठीक है, क्योंकि इनमें ना एसबीआई का अगर शेयर पैटर्न देखेंगे तो गवर्नमेंट बहुत सारा सेल जो है सेल कर चुका है, वो 51% के आसपास का है ना।
दूसरे बैंकों में 80% 90% के आसपास रहता है, लेकिन रिजर्व सरप्लस इतना इतना स्ट्रांग है इनका, है कि नहीं। चलो अब बात करते हैं आपका ये एसबीआई ग्रुप फाइनेंशियल्स का है। इसका भी अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, एसबीआई जो ग्रुप फाइनेंशियल्स के हैं इनका अगर ग्रुप में इसका भी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए कितना है इनका। ये आपका दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 22,000 का है इनका, नहीं मतलब सॉरी कितना कितना दिख रहा है, 15,774 करोड़ का है। और यहाँ पर अगर रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक में जो स्पॉन्सर किया है, 14 रीजनल रूरल बैंक ऑपरेटिंग इन 14 स्टेट यूनियन ट्रस्ट, मतलब 4 स्टेट में 14 आरआरबी को ये स्पॉन्सर करते हैं। और 14 आरआरबी को मिला के ये देखिए क्या डिपॉजिट है, 1,13,502 करोड़। कासा इनका 53 करोड़ आरआरबीज में। आरआरबी में तो क्या गांव में सबसे ज्यादा क्या रहता है अतुल जी, कासा ही रहता है। पब्लिक आता है भैया है 200 रुपये रख ले, कल आऊँ तो ले जाऊँ, है ना, कल आ भी तो ले जाइए। हमारे अतुल जी बोलते ठीक है रख दो 200 रुपये, और वो डेली आता है 50 रुपये का विड्रॉल भरता है, कासा रहता है। या कासा इसलिए रखते हैं क्योंकि वो कुछ पेंशन वगैरह मिलता है ना, वृद्धा पेंशन, हाँ। सामाजिक पेंशन, ये सारे। या मेरे ख्याल से ये हमारे अतुल जी बताएंगे ज्यादा। सर गांव में तो खाते ही इसलिए खोलते हैं क्योंकि सरकारी योजनाओं का पैसा आ सके, सही है, बिल्कुल सही बात है। तो का सही रहेगा, है ना। अक्सर अक्सर अकाउंट इनऑपरेटिव ही रहते हैं, तो कोई हाँ, पैसा आना होता तो तब ऑपरेट होता है वो। और जब पैसा आ जाता है, पैसा आ गया पता चलता है तब ऑपरेट होता है, फिर पैसा निकालता है फिर बिल्कुल। इन ऑपरेट हो जाता है। लॉकर टाइप बस का बस। यूज करते हैं लोग, लॉकर हम्म। टाइप। चलिए, तो ये आरआरबी के हैं नेटवर्क जो है। यहाँ पर आरआरबी का भी देखिए एडवांसेस वगैरह दिया है। प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग आपका कितना होना चाहिए आरआरबी में, राजू नैन जी। 75% सर। तो देखो ये जो आरआरबी हैं जिनमें 14 आरआरबी को मिला के इनका प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग कितना है, 81.09% है, बहुत बढ़िया है सर। 81 पॉइंट है ना। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखो यहाँ बढ़ा हुआ है 4.23%। स्टेट बैंक से भी ज्यादा है, स्टेट बैंक का 3.83% है, इनका ज्यादा इससे है। पता चल रहा है सर कि हम लोग काम कर रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक काम कर रहा है। आज तक तो समझ रहे थे कि काम ही नहीं करते हम नहीं, लोग। रीजनल रूरल बैंक तो बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि आपको जो है वहाँ ऐसी जगह बैंकिंग कर रहे हैं जहाँ पर बैंक नहीं है ना। वो एकदम गांव में एकदम जाते हैं जहाँ पर सोचो किराए का मकान नहीं रहता है। आप 50-50, सिचुएशन भी एडवर्स रहती है सर, बहुत हाँ ज्यादा। एडवांस रहती है। और भारत की ज्यादा जनसंख्या बोलते हैं ना वहां पर गांव में रहती है, अभी भी तो बिल्कुल। गांव में रहती है ना। हम्म। और शहर हाँ में सर, इसलिए ज्यादा भीड़ भाड़ लगता है क्योंकि जगह छोटा रहता है, लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन पब्लिक सत्तर कम परसेंट रहती है। आबादी तो गांव में ही निवास करती है हम्म, सर। तो उनको भी तो आखिरी माइल तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है ना, इतने करोड़ अकाउंट खुले हैं तो इसके लिए ये सारा जो है। और नेटवर्क देखिए 14 आरआरबी, 14 स्टेट में, और ब्रांचेस 4,725 ब्रांचेस, 217 डिस्ट्रिक्ट, उतना मिला के इनका डिपॉजिट 1,13,000, एडवांसेस 73,755, तो मतलब इसको 80 मान लें। और 1,90,000 मतलब 2 लाख करोड़ का बिजनेस जो है आप दे रहे हैं, 2 लाख करोड़ का बिजनेस ये आरआरबी में है। हालांकि ये वाला फिगर उनके बैलेंस शीट में जुड़ता नहीं है ना, जो मैं हम लोग चर्चा की 68,70,000 वो हाँ एसबीआई का मतलब प्योर है। और एनपीए लेवल भी आपका देखिए, नेट एनपीए ग्रामीण बैंक का 1.22% है। कारण क्या है ना, ये एनपीए लेवल अगर बढ़ जाता है तो प्रोविजन आप बढ़ा देते हैं, प्रोविजन पीसीआर का देखिए 79.40% है ना। नेट प्रॉफिट भी 1,660 करोड़ है। तो ये आपके ये उन आरआरबी का परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं जो स्टेट बैंक से स्पॉन्सर हैं उनके लिए। तो स्टेट बैंक को भी लगता होगा अरे ठीक है यार लॉस में आ गया तो क्या हुआ, दे देंगे, 31,000 करोड़ कमाए, 1,000 करोड़ दे दो इधर, है ना। एसबीआई अकेला एक 32,000 करोड़ कमाया है, और ये 14 आरआरबी मिला के 1,660 करोड़ कमाए नेट प्रॉफिट। हाँ। सोचिए। चलिए, अब ये म्यूचुअल फंड वगैरह भी जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एसबीआई जनरल लाइफ इंश्योरेंस है, तो इनमें भी ये दिया गया है किस तरह से इनका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,071 करोड़ का, ये भी प्रॉफिट में एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भी 131 करोड़ का प्रॉफिट है। और आपका जो एसबीआई का कैपिटल जो है, कैपिटल है वो भी 620 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये आरओई क्या है सर?
रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी है ना। वो रिटर्न इतना कर दिया, 30% का रिटर्न, यहाँ पर 4.5% का रिटर्न, ऐसा है। अब सब्सिडरीज में भी देखिए सब प्रॉफिट में है, अगर इनका देखेंगे तो। तो ये था एसबीआई के लिए। एसबीआई के लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, एसबीआई के लिए चर्चा। लेकिन अगर हमारे जीवन में भी अगर कोई बुरा वक्त आता है ना, तो एक तिजोरी होता है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो हम खोजने लगते हैं कि हमारे पास क्या क्या हथियार है। बराबर है ना अतुल जी? तिजोरी तिजोरी हमारे सामने है ना। हाँ। तो जीवन में ना हर समय अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आपके जीवन में भी अगर कोई बुरा समय है, जैसे आप आरआरबी में भी काम कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आप लोग हथियार खोज ही लेते होंगे। मैं देखा हूँ जितने भी आरआरबी में है ना, उनमें शिकायत जो है कम होता है। शिकायत जो है, बिल्कुल कस्टमर कंप्लेंट कम होता है। क्यों? सब इतना ज्यादा जुड़ गए रहते हैं कि ये अपना छोटा भाई है, अपना ही बेटा, घर का बेटा है, काम करता है, रेट तो कुछ है ना, तब हाँ। तो शिकायत क्या कर, ये तो अपना ही है, कल सुबह फिर है ना। नहीं सर, वाकई में मजा जो आता है ना वो रूरल ब्रांचेस में ही आता है। हम्म। अर्बन ब्रांच से कंपेयर किया जाए हम्म। तो तो उसका आराम से काम होता है, कोई शिकायत नहीं होती, कोई कंप्लेंट नहीं होती है, जो कह दिया वो मान लेते हैं। बराबर है, सम्मान भी काफी मिलते हैं। सम्मान बहुत बहुत बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही है, मैंने कहा कि ठीक उसी तरह जीवन में भी कब जब कठिन परिस्थिति आ जाए ना, तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हम उस समय ऐसे तिजोरी की तलाश करते हैं जहां से वहां के सारे हथियार मिलते हैं। और वो हथियार जो है हमारे आसपास ही रहते हैं, बस हमारी नजर तब जाती है जब हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं। अदरवाइज जब अच्छा समय चलता रहता है, सब चीज अच्छा है। देखो, सब एग्जाम जब रहता है तो 50-100 लोग पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं रहता है फिर 5 लोग पढ़ रहे हैं। मतलब सक्सेस रेशियो भी ये 5 लोग ऐसे लोग होते हैं, 3 तरह के इंसान होते हैं, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, फिर बंद कर देंगे। और 5-6 लोग हैं ही हैं यहाँ पर, अपन लोग है ना। तो 3 तरह के इंसान होते हैं ऐसे, कि 100 लोगों में से अगर बंटवारा करेंगे तो 80% लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। वो बोलते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल। बताओ क्यों? क्योंकि उन्हें करना क्या है मालूम ही नहीं है। जिधर धारा बही उधर चले गए, है ना। मतलब जिधर चल रहा है माहौल उधर ही चले जाते हैं। तो उनको बोलते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल। आप पूछ लो किसी से। वो है। राजू नैन जी, आप जाके कई लोगों से मिलना है ना, मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, पूछना जरा, है ना। कैसे हो राजू, कैसे हो राजू बेटा, तो क्या बोलेगा वो? कट रहा है, बस आज का दिन गुजर गुजर गया, कल भी गुजर जाएगा, कल भी गुजर जाएगा, कट रहा है। या शानदार तो नहीं बोलेगा, बढ़िया है तो जबरदस्त एकदम फेस्टिवल हो तो नहीं बोलेगा। या स्माइल भी नहीं करेगा, ऐसे और पूछ ले तो और घूर के देखे, क्या हो गया यार, क्यों पूछ रहा है यार, है क्या करेगा, कुछ मांग तो नहीं लेगा। है ना। तो वो क्या बोलेगा कि सर कट रहा है, बस जीवन कट रहा है। इसको बोलते हैं स्ट्रगल। दूसरा टाइप के लोग होते हैं जो 15% होते हैं, 15%, पहले 80% हो गए। दूसरा टाइप के लोग जो 15% है, वो बोलते हैं कैसे चल रहा है, अरे बिंदास चल रहा है, बिंदास चल रहा है, बिंदास चल रहा है, मतलब बढ़िया चल रहा है, जबरदस्त बढ़िया चल रहा है बोलेंगे, जबरदस्त नहीं बोलेंगे, बढ़िया चल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि जीवन खेल है। मैं रोज जाऊंगा, खेलूंगा, घर आ जाऊंगा, खेलूंगा, या तो जीतूंगा या तो हारूंगा। मतलब उनका खेलूंगा, जाके खेल बैंक में जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, पास हो गया तो हो गया, फेल हो गया तो फेल हो गया, प्रमोशन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मिल गया, फिर टिफिन लेके जाऊंगा, फिर खेलूंगा। है, तो ये इसको बोलते हैं कि जीवन एक खेल है। तो 80% लोग ये सोचते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, और ये संघर्ष अंतिम सांस तक है, जिस दिन मैं धरती से सांस छोड़ूंगा तब संघर्ष खत्म होगा, संघर्ष लगा रहेगा। 15% लोग बोलते हैं कि जीवन एक खेल है, जीवन खेलने का नाम है, खेलते रहो भैया, जीत और हार हमको मतलब नहीं, खेलते चलो बस। आज मैनेजर ने बोला कि जाओ नांगर चलाओ तो नांगर चलाओ, केसीसी बांटो तो केसीसी बांटो, है ना। अब 5% लोग ऐसे हैं जो वो बोलते हैं कि जीवन एक उत्सव है, जीवन एक उत्सव है। अभी देखो सब, अभी यहाँ ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है क्या? शायद आप लोगों तक नहीं पहुंच रही होगी, फिल्टर लगाया हूँ। आप पहुंच रही है नगाड़े की आवाज या कुछ म्यूजिक की? नहीं 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 आ नहीं रही सर। नहीं नहीं क्योंकि यार। मेरे सिस्टम में यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, शायद मेरी आवाज क्लियर से पहुंच रही है मेरी आवाज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी तरह से। लेकिन आप लोगों की आवाज मुझे नहीं पहुंच रही है, कारण कि यहाँ बहुत जोर से धमाका हो रहा है। मतलब वो जो डीजे वगैरह बज रहा है ना, डीजे। आज नवरात्रि के, आज स्थापना है ना, मूर्ति स्थापना कर रहे हैं ना देवी अच्छा, माँ। हाँ 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 हाँ। तो उन लोग देखो, आप आज सेशन में भी लोग कम आए, क्योंकि उनके जीवन में अभी उत्सव का माहौल चल रहा है, उत्सव का माहौल चल रहा है।
ये नवरात्रि की वजह से। तो 5% लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जीवन एक उत्सव है और हर दिन को उत्सव जैसा मनाते हैं। समझ में आया? ताली बजाओ। 3 तरह के आदमी हैं। एक है जीवन एक स्ट्रगल है, बोलते हैं जिंदगी एक जंग है, जीत जाऊंगा मैं, हार जाऊंगा मैं, मतलब जब तक जीना है तब तक जंग है, जिंदगी एक जंग है। और 15% लोग बोलते हैं जिंदगी खेल है, अरे इधर चौका मारा छक्का मारा, खेलने गया, सब जीत गया तो जीत गया, नहीं तो हार गया। और 5% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी को फेस्टिवल तरीके से मनाते हैं, जिंदगी एक उत्सव बनाते हैं। तो आप सोचिए क्यों ऐसा होता है। जो 80% लोग जिंदगी को स्ट्रगल मानते हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में गुरु नहीं मिला, जिनको जीवन में मार्गदर्शक नहीं मिला, रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, पथ प्रदर्शक नहीं मिला, सही जगह बताने वाला नहीं मिला। जीवन उसके लिए स्ट्रगल है, क्योंकि करना क्या है मालूम नहीं, वहीं वहीं गोल गोल घूम के वहीं मिल रहा है, गोल गोल घूम के वहीं मिल रहा है। गाइडर नहीं है, मोटिवेटर नहीं है। तो जीवन उनके लिए संघर्ष हो गया, क्योंकि रोज फिर सुबह निकलेंगे, एक नया काम ढूंढेंगे और संघर्ष करेंगे। और जिंदगी में जो 15% लोग जिंदगी खेल है बोलते हैं, वो कैसे लोग हैं? ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में गुरु मिला, मतलब कोच मिला। तो उनको लगता है कि जीवन में कोच मिला तो मैं ना जीवन जी जाऊंगा। बताए क्यों? मेरा गुरु बताएगा ऐसे मार तो चौका पड़ेगा, ऐसे मार तो छक्का पड़ेगा, है ना। तो जीवन में ऐसे लोग जिनको जीवन में गुरु मिला, मार्गदर्शक मिला, पथ प्रदर्शक मिला, रास्ता दिखाने वाला मिला, मोटिवेट करने वाला मिला, गाइड करने वाला मिला, सही काम बताने वाला मिला, तो जीवन उनके लिए खेल हो गया। क्योंकि जीवन तो जी लूंगा भैया, मेरे साथ तो अतुल प्रताप जी हैं, राजू नयन जी, मैं तो जी लूंगा, मेरा दोस्त बता देगा क्या करना है, ठीक है। लेकिन जीवन उस में जो तीसरे तरह के लोग हैं जो जो बोलते हैं जीवन एक फेस्टिवल है, वो ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में गुरु मिला और वो गुरु के बताए हुए रास्तों पर चल पड़े, जीवन उसके लिए फेस्टिवल। समझ में आया तो ताली बजा दीजिए। क्या? जीवन में जिसको गुरु नहीं मिला, मार्गदर्शक नहीं मिला, जीवन उसके लिए संघर्ष है। जीवन में जिसको गुरु मिला, मार्गदर्शक मिला, पथ प्रदर्शक मिला, जीवन उसके लिए खेल है। और गुरु के बताए हुए मार्ग पे जो चल पड़ा, जीवन उसके लिए फेस्टिवल है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जीवन को हर दिन फेस्टिवल तरीके से मनाओ, हर दिन फेस्टिवल तरीके से मनाओ। कैसे? आप बेहतरीन कपड़े पहनो, अच्छा स्मार्ट बन के जाओ अतुल जैसे, है ना, और एकदम बढ़िया तरीके से जाओ, ये राजू नयन जैसे, और स्मार्ट बन के जाओ, है ना। तो आप बेहतरीन तरीके से आप जब जाओगे जीवन में ना, तो आपको जो है, आपको हर दिन उत्सव लगेगा। और आप देखिएगा कि मैं सिखाने की भी कोशिश करते रहता हूँ कि जिस भी घड़ी आप जी रहे हैं ना, ये जो समय है ना, ये सिर्फ समय नहीं बीत रहा है, इसके साथ अपना जीवन भी बीत रहा है ना, अपना जीवन भी गुजर रहा है। बिल्कुल तो हमें क्या करना है कि जो भी समय है उसको बेहतरीन तरीके से जीना है, उत्सव जैसे जीना है। ऐसा नहीं कि हमको नवरात्रि का इंतजार करना पड़े उत्सव के लिए, और होली दिवाली का इंतजार करना पड़े। 365 दिन है ना, 365 दिन उत्सव बनाएंगे। अभी ये हमारे अतुल जी तो 3-4 महीने से जुड़े हुए हैं, वो देख ही रहे होंगे। तो आपका क्या तजुर्बा है जो मैंने स्टोरी बताया उसके लिए? बाकी स्टेट बैंक के लिए तो फिर तो स्पीचलेस है, वो तो बोलना ही नहीं है उसके लिए। ये जो 3 चीजें बताया उनके लिए क्या क्या कहना है आपका? क्या समझ पाए अतुल जी? हम अभी ये मानते हैं कि जो पहले वाला 80% वाला जो आपने बताया था, हाँ। मतलब अपना जो नजरिया है हमारा, जो हम कहाँ पर हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं कि 80% वाले में तो नहीं है, और 15 और 5 में थोड़ा कभी कभी चेंज होता रहता है, इंटरचेंज होता रहता है। कोई बात नहीं। 15% वाले में अभी आप लोग आ गए हैं, क्योंकि आपके हम्म। पास एक मेंटर है जिसको आप अधिकार हम्म। पूर्वक कोई भी चीज किसी भी समय पूछ सकते हैं। ये 15% का जी। दायरा है। मतलब आपके जी। लिए कोई भी समस्या जो है आएगी तो आप बिल्कुल डरते नहीं होंगे शाखा में, क्योंकि सर हैं, पूछ लूंगा, समाधान बता देंगे। और कई साथी पूछते भी हैं किसी भी समय, और मैं जी। उनको समाधान जी। तुरंत बता देता हूँ, जी। जी। डिक्शनरी जैसे बता देता हूँ। तो ये 15% में आ गए हैं। और जो 5% में आने के लिए ना, आपको वो सेल्फ जो एक स्टार्टर है वो लेना पड़ेगा, उसके लिए आदत रखनी पड़ेगी। लगातार 1 आध साल अगर जुड़े रहेंगे ना और एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, क्या धुनी रमानी पड़ती है। अगर आप कहीं भी जाओगे ना, जैसे आपको वहां पर शामिल होना पड़ता है। जैसे भट्टी जल रहा है तभी तो रोटी बनेगा, खाना पकेगा ना। तो लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग लाइव में आते हो ना, तो लाइव में हम्म। एक अलग सा एनर्जी रहता है ना, और बाद में देखते हैं से वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा ठीक है यार, आराम से देख रहे हैं इधर, है ना।
तो आपके जो पॉजिटिव सेल्स जो है बहुत अग्रसित होते हैं लाइफ में। तो आपको जब जैसे हम लोग कहीं भी जाएंगे, वो एक माहौल मिलता है तो थिरकने लगता है। अभी जैसे डीजे वगैरह बजते हैं कहीं पर, तो आप जाओगे तो आपको भी मन प्रफुल्लित होता है, इसलिए धुनी रमाना बहुत जरूरी है। हाँ राजू नयन जी, और क्या खबर है? फिर हम लोग बंद करेंगे 1 मिनट में। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर हम्म। कि बिना अपने लाइफ में बिना मेंटर के और बिना कोच के आप सही चीजें कर ही नहीं सकते। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है। ये आप बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सर। और हम्म। इस चीज को हमने फील किया है, महसूस किया है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। आपके साथ मैं विगत सर 2-3 महीने से जुड़ा हूँ। तो मैं अपने आप को जब तौलने की कोशिश करता हूँ और कंपैरिजन करता हूँ 3 महीना पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में, तो मैं बहुत फर्क पाता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं 3 महीना पहले हमारी स्थिति क्या थी। वो जो आप बता रहे हैं ना 80% वाले में जो है, वही करना क्या है कुछ पता नहीं। आराम से टिफिन ले गए थैला में फिर टिफिन खाली भर के टिफिन ले गए, खाली टिफिन ले आए। बस वही रूटीन बनी हुई थी। लेकिन अब क्या है ना कि आपसे जुड़ने के बाद एक उद्देश्य सा बन गया है, मतलब लाइफ का, बैंकिंग करियर का, कि नहीं कुछ करना है, मतलब कुछ सीखना है, कुछ नई नई जानकारी हासिल करना है। ताकि चूंकि अभी हम लोगों को सर खास करके हम नए जो जनरेशन है, खास करके 2010 के बाद वाले बैच के जो भी लोग हैं, एक लंबा समय उनको बैंकिंग में देना है। 25 साल, 30 साल, 35 साल सेवा देना है। तो जब तक उनके पास वो जानकारी नहीं होगा, आए दिन टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो बैंक में जो लोग काम करते हैं उनके पास समय नहीं होता कि वो अपने आप को अपडेट कर पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन आपके साथ जुड़े रहने से क्या है कि छोटी छोटी जानकारी भी जो चेंजिंग होते हैं ना, उसको आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या कभी कभी तो ऐसा देखा गया है सर कि मैं इधर 2-3 महीने के दरमियान में बताता हूँ कि आज चेंजिंग हुए और कल आपने सेशन करके उस चीज को बखूबी तरीके से बता दिया। तो इससे होता क्या है ना कि वो, आप कहीं भी उस विषय पे अगर आप घिर गए या फिर उस विषय वस्तु पे काम करना है आपको, तो आपसे ये तो संभावना है बिल्कुल कि गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ सर कि बहुत ही अच्छा है। और प्रत्येक लोगों को अपने लाइफ में एक कोच, एक मेंटर के तौर पे अपने ग्रुप को रखना चाहिए, मानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो सर। देखिए अभी केवल धन्यवाद। 7 लोग जुड़े हुए हैं, 7